जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका जियो जिंदगी सेवन चैनल में। आज की हमारी ये संविधान की अगली सीरीज के अंतर्गत मौलिक अधिकार के लिए पढ़ते हैं अच्छे से। ठीक है, तो मौलिक अधिकार जो हैं इनको अगर आपको अच्छे से और बेहतर तरीके से पढ़ना है तो हमारे साथ शुरू से एंड तक बनी रहिए, जिससे आपकी मौलिक अधिकारों को लेकर एक बेहतर समझ होगी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले मैं आपसे यही कहता हूँ, कॉपी पेन लेकर बैठिए, जो व्यवहारिक बातें हैं उनको लिख लीजिए, और जो पीडीएफ वाली बात होंगी तो वीडियो हम पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, चलो तो शुरुआत करते हैं। पहले तो शुरुआत यही करते हैं कि मूल अधिकार होती क्या है। तो मूल अधिकार से तात्पर्य है देश में व्यवस्था बनाए रखने हेतु राज्य के जो कठोर नियम होते हैं ना, उनसे नागरिकों की आज़ादी की सुरक्षा। यानी कि राज्य सरकारें या केंद्र सरकारें ऐसे कोई कानून न बनाएं जिससे कि उस देश के नागरिकों की आज़ादी की अवहेलना हो। ठीक है, उनकी आज़ादी बरकरार बनी रहे, इसलिए मूल अधिकार बनाए जाते हैं। तो जब संविधान बनकर तैयार हुआ था तब 7 मौलिक अधिकार थे। पहला था 14 से 18 तक विधि के समक्ष समानता का अधिकार। दूसरा था 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार। 23-24 शोषण संबंधी अधिकार। चौथा था 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अगला था 29-30, यह संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। और अगला था संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। और अंतिम था संपत्ति का अधिकार। लेकिन वर्तमान में संपत्ति को हटा करके उसे विधिक अधिकार बना दिया गया है, अनुच्छेद 300 का के तहत। 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, इसलिए अब वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब शुरुआत करते हैं इन मूल अधिकार के बारे में। तो मूल अधिकार की पहले थोड़ी विशेषता देख लेते हैं। इनकी मूल अधिकार की विशेषताएं क्या हैं। तो विशेषताएं होती हैं जैसे कि ये असीमित नहीं है लेकिन वाद योग्य हैं। मतलब असीमित नहीं है, इसका तात्पर्य ये है कि ऐसा ना हो कि मूल अधिकार की कोई सीमा ही ना हो, मतलब इनको हम सीमित कर सकते हैं। यदि यदि आप किसी भी मूल अधिकार का यदि एक दायरे में रह कर के उपयोग करते हो तो ठीक है, लेकिन उस मूल अधिकार से ऐसी किसी को हानि होती है तो उनको सीमित किया जा सकता है, लेकिन वाद योग्य हैं। यानी कि यदि किसी भी मूल अधिकार का आपको लगता है कि हमारे मूल अधिकार का हनन हुआ है तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं और हमारी सुनवाई होगी। ठीक है, अगला है ये न्यायोचित हैं और व्यक्तियों को अदालत की शरण में जाने की अनुमति देते हैं। यानी कि इनके आधार पर हमें न्याय मिल सकता है यदि हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की शरण में जाते हैं तब। ये अगला है ये स्थायी नहीं है, संसद कटौती कर सकती है। अब इसका तात्पर्य यह है कि जैसे कि मूल संविधान में जो मौलिक अधिकार बना दिए गए हैं ये स्थायी नहीं है। ऐसा ना हो कि इनमें कुछ संशोधन ही ना हो, लेकिन इनमें संशोधन हो सकता है परिस्थिति के अनुसार, लेकिन संशोधन आसानी से नहीं होगा। इनमें संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, उसके बाद ही इनमें संशोधन कर सकती है संसद। अगली विशेषता है यदि देश में आपातकाल लगा है तो अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सभी मूल अधिकार रद्द हो जाते हैं। ठीक है, एक और अगला पॉइंट है ज़्यादातर तो स्वयं ही प्रभावी हो जाते हैं और कुछ को कानून द्वारा लागू किया जाता है। मतलब कुछ मौलिक अधिकार तो ऐसे हैं जिनको स्वयं ही वो ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाते हैं, लेकिन कुछ को कानून द्वारा लागू करना पड़ता है। ठीक है, अब हम अगला देखते हैं। इसमें इसका महत्व क्या है। महत्व है इसका, इससे लोकतांत्रिक व्यवस्था बेहतर बनी रहती है, व्यक्ति के हितों की सुरक्षा होती है, और देश में जो विधि के शासन की बात करते हैं उसकी स्थापना होती है, और जो जिनकी संख्या भारत में कम है या उन्हें अल्पसंख्यक कहते हैं एवं कमज़ोर वर्ग है उनके हितों की भी रक्षा होती है। ठीक है, और एक बात और सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें यह है कि व्यक्ति के सम्मान को बनाए रखने की ये
गारंटी प्रदान करते हैं कि व्यक्ति का सम्मान बना रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब शुरुआत करते हैं हम पहले मूल अधिकार से। तो पहला था मूल अधिकार है 12 अधिकार, चूँकि ये 12 से लेकर के और ये तुम्हारे 35 तक हैं, लेकिन हम पहले शुरुआत 12 से ही कर देते हैं। तो अगर हम मूल अधिकार अगर अनुच्छेद 12 को देखते हैं तो इसमें है राज्य की परिभाषा, यानी कि राज्य क्या है। तो देखो राज्य क्या है, राज्य जैसे कि राज्य विधानमंडल है, भारत की संसद है, नगर पालिका है, पंचायत है, जितने स्थानीय निकाय हैं वो, और गैर संवैधानिक बॉडी जैसे कि LIC, ONGC, सेल, ये सब क्या हैं, ये राज्य के अंतर्गत आती हैं। यानी कि जो मूल अधिकार जो हैं वो राज्यों के लिए ये बताते हैं कि आपको ये करना है और ये नहीं करना है। ठीक है, तो हम राज्य के अंतर्गत यही सब आते हैं, भारत की संसद, राज्य विधानमंडल, स्थानीय पंचायतें, नगर पालिका, और गैर संवैधानिक में आती हैं LIC, ONGC और सेल। ठीक है, अगला पढ़ते हैं हम मूल अधिकार 13। ये मूल अधिकार बहुत इम्पोर्टेंट है। इस मूल अधिकार का तात्पर्य ये है यदि संविधान बनने से पहले या संविधान बनने के बाद यदि कोई भी विधि या कानून ऐसा हो जिससे मूल अधिकारों का हनन होता हो या फिर मूल अधिकारों की शक्ति को कम करता हो, तो ये आर्टिकल 13 उस मूल अधिकार को या तो शून्य कर देगा या फिर उसे ख़त्म कर देगा, या फिर उसमें जो अच्छा पार्ट है उसी को रखेगा और बाकी ख़त्म कर देगा। ठीक है, ये पावर आर्टिकल 13 को प्राप्त है अनुच्छेद, और ये शक्ति जो है वो सुप्रीम कोर्ट को तो अनुच्छेद 32 के तहत प्राप्त है और हाई कोर्ट को अनुच्छेद 226 के तहत प्राप्त है। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं अनुच्छेद 14। ठीक है, 14 में क्या है, 14 है विधि की समता और विधियों का समान संरक्षण। यानी कि ये समानता की बात करता है कि कानून के सामने सभी बराबर हैं और विधि जो कानून होती है उसके माध्यम से सभी को समान रूप से संरक्षण किया जाएगा। यानी कि कोई व्यक्ति अमीर गरीब, ऊंचा नीचा, अधिकारी गैर पदाधिकारी विधि के ऊपर नहीं है। यानी कि भारत में कोई भी नागरिक गरीब है या अमीर है, कोई भी किसी भी पद पर है या किसी पद पर नहीं है, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। ठीक है, यदि किसी व्यक्ति के साथ समानता का व्यवहार नहीं होता है तो वहाँ मौलिक अधिकार 14 लागू नहीं होगा। ठीक है, अब आगे हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 यह व्यवस्था करता है कि राज्य किसी नागरिक के साथ धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान को लेकर विभेद नहीं करेगा। यह इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि भारत में क्या है, भारत में सदियों से जाति व्यवस्था कठोर रूप से चली आ रही है, तो यह उसका निषेध करता है कि भारत में किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है, किसी भी लिंग का है, किसी भी जन्म स्थान का है, उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर यदि किसी व्यक्ति को दुकान या सार्वजनिक जो स्थान होते हैं, नहाने के स्थान होते हैं, तो वहाँ से हम वंचित नहीं कर सकते। यदि हम ऐसा करते हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ठीक है, अगला है 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। यानी कि अनुच्छेद 16 की बात करते हैं हम। इसमें यह है कि जो राज्य के अधीन जो जितने सरकारी पद हैं या नियुक्तियां हैं, तो सभी नागरिकों के लिए समान रूप से अवसर की समानता प्राप्त है। यानी कि भारत में किसी भी पद पर कोई भी व्यक्ति पहुंच सकता है, कोई भेदभाव नहीं करेगा किसी भी आधार पर। ठीक है, सरकारी नौकरियों के लिए सभी के लिए योग्य हैं। अब इसी में ही जो आरक्षण की बात आती है वो 16(4) में है। ठीक है, तो यदि आरक्षण की बात आती है तो 16(4) में ही है। इसमें 16(2) में ये प्रावधान दिया गया है कि जो राज्य सरकारें जो हैं या केंद्र सरकारें जो हैं, यदि उन्हें लगता है कि कोई वर्ग पिछड़ा है तो उसके लिए ये उसकी समानता स्थापित करने के लिए उनके लिए विशेष सुविधाएं दे सकते हैं। ठीक है, तो 16 याद रखना है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अगला है 17 अनुच्छेद 17 है अस्पृश्यता का अंत। यानी कि छुआछूत का अंत करता है अनुच्छेद 17। भारत में किसी भी व्यक्ति के साथ यदि हम छुआछूत का व्यवहार करते हैं
तो आर्टिकल 17 के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन 1976 में अस्पृश्यता अधिनियम बना था इसी अनुच्छेद को लेकर के। 1976 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम बना। 1955 में जो 1955 का अधिनियम था उसी को संशोधन किया गया था और 1978 में यह अधिनियम बना। इसके माध्यम से क्या है, यदि कोई व्यक्ति अस्पृश्यता का व्यवहार करता है तो उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, लेकिन इसमें हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि अस्पृश्यता का मतलब क्या होता है। एक बात ध्यान रखना, संविधान में कहीं भी अस्पृश्यता शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं कि अनुच्छेद 17 के तहत क्या क्या चीज़ आ सकती है। यदि किसी व्यक्ति को यदि हम पूजा स्थल में प्रवेश से रोकते हैं या कहीं पर हम पूजा करने से उसे रोकते हैं तो उसके व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होगी। यदि किसी दुकान, होटल या सार्वजनिक जो खेल के स्थान होते हैं, हम वहाँ जाने से यदि किसी व्यक्ति को जाति के, धर्म के आधार पर रोकते हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ठीक है, मतलब जितने सार्वजनिक, जहाँ सभी लोग जा सकते हैं, वहाँ पर हम किसी एक व्यक्ति को नहीं रोक सकते जाति के आधार पर। ये हमें अनुच्छेद 17 से प्राप्त होता है। ठीक है, अगला है उपाधियों का अंत। यह है 18। उपाधियों का अंत से तात्पर्य है राज्य को यह शक्ति प्राप्त है कि सेना और विद्या संबंधी इनके अलावा यदि कोई भी उपाधि है तो ये उनका निषेध करता है। मतलब सेना या विद्या संबंधी जो उपाधि हैं उनके अलावा कुछ भी प्रदान नहीं किया, जैसे कि कर्नल लगा दिया जाता है। और ये विद्या में जैसे कि नोबल ये विद्या संबंधी जो मतलब एजुकेशन से संबंधित जो पुरस्कार मिलते हैं उनके अलावा यदि किसी भी पुरस्कार को लेकर के निषेध करता है। यानी कि हम देख सकते हैं कि पहले क्या होता था, जैसे कि राय बहादुर लगा दिया, राजा साहेब, दीवान बहादुर, तो इन सब के लिए प्रतिबंधित किया गया है। क्योंकि यदि ये नाम आपके नाम के आगे लगे होंगे तो व्यक्ति क्या है, अपने को हीन समझता है कि हम थोड़े कमज़ोर हैं और ये जो व्यक्ति हैं वो सर्वश्रेष्ठ हैं। तो इसके अंतर्गत इन सब चीज़ पर रोक लगाई गई है। लेकिन एक बात, यदि कोई विदेशी राज्य से यदि कोई भी उपाधि या पुरस्कार प्राप्त करता है तो उसे राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति विदेशी राज्य से कोई उपहार या फिर कोई पुरस्कार प्राप्त करता है तो उसे राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ेगी। ठीक है, अब हमारे 18 तक ख़त्म होते हैं। अब अगला है स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें 19 से 22 तक का उल्लेख है। अब हम देखते हैं स्वतंत्रता का अधिकार में सबसे पहले अनुच्छेद 19 के अंतर्गत ही हम बात करते हैं। तो अनुच्छेद 19 में 6 मौलिक अधिकार की गारंटी प्रदान की जाती है हमें। अगर अनुच्छेद 19 आपको गौर से देखोगे तो 19(1), 19(2), 19(3), 19(4) इस तरीक़ा से क्रम बना हुआ है। तो पहले हम 19(1) की बात करते हैं। तो 19(1) में है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि जो प्रेस की जो आज़ादी दी गई है, जो मीडिया है उसकी आज़ादी दी गई है, वो 19(1) के तहत दी गई है। मतलब इस लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपने विचार रखने का अधिकार है, लेकिन आपके विचार ऐसे होने चाहिए जिससे किसी व्यक्ति को हानि ना हो। यदि आपके बोलने से किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचता है तो आपके मूल अधिकार को सीमित कर दिया जाएगा। ठीक है, अब आगे हम अगला देखते हैं, 19(2) देखते हैं, शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का अधिकार। मतलब ये है, यदि आपको कोई सम्मेलन करना है तो आप बिना हथियारों के शांतिपूर्ण तरीके से सम्मेलन कर सकते हैं। ऐसा ना होगा कि आप सम्मेलन करते समय हथियारों का प्रयोग करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके अधिकार सीमित कर दिए जाएंगे, मतलब ख़त्म कर दिए जाएंगे। अगला है संगम या संघ बनाने का अधिकार। जैसे कि आपने देखी होंगी जो सोसाइटी बनी हुई है, जैसे कि भीम आर्मी है और बजरंग दल है, तो इस प्रकार के जो संघ बने हुए हैं ना, तो या संगम बने हुए हैं, तो इन सब का अधिकार हमें अनुच्छेद 19(3) से मिलता है। ठीक है, अगला है 19(4) है, भारत का जो क्षेत्र है हमें संपूर्ण भारत में कहीं पर भी घूमने का अधिकार है, कहीं भी घूमने का अधिकार है। लेकिन ध्यान रखना, यदि आपके घूमने से यदि किसी व्यक्ति को हानि पहुंचती है तो आपके घूमने के अधिकार को भी ख़त्म कर दिया जाएगा। यहाँ पर आपको एक चीज़ नोट करनी है, वो चीज़ नोट ये करनी है, वेश्याएं और एड्स पीड़ित व्यक्ति या फिर किसी अन्य ऐसी बीमारी से ग्रसित व्यक्ति
जिससे किसी अन्य व्यक्ति को हानि होगी तो इन लोगों पर रोक लगाई गई है। यानी कि एड्स पीड़ित व्यक्ति और जो वेश्याएँ होती हैं इन पर भारत में अबाध रूप से घूमने पर रोक लगाई गई है। ठीक है। अगला है 19(5). इसमें है भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं पर भी निवास करने का अधिकार, मतलब ठहरने का अधिकार। या जैसे कि भारत का कोई नागरिक है और वो जम्मू कश्मीर में आके रह सकता है, बस सकता है। ठीक है, तो ये हमें मूल अधिकार से ही मिला है। अगला है कोई भी वृत्ति, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार। यानी कि भारत का कोई भी नागरिक अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए कोई भी रोजगार कर सकता है, कोई भी कारोबार कर सकता है, उसे पूरी आज़ादी है। ऐसा ना होगा कि एक ही वर्ग या एक विशेष वर्ग के लोग ही रोजगार करें, अपना कोई कारोबार करेंगे, नहीं, सभी को छूट देता है भारतीय संविधान। ठीक है, और ये हमारा मौलिक अधिकार है। लेकिन आपके उस कार्य से किसी को हानि ना पहुँचे। ठीक है। अगला था इसमें संपत्ति का अधिकार था, लेकिन उसे 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ और इसे समाप्त कर दिया गया। ठीक है। अब अगला हम देखते हैं इसमें अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 है अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार। यानी कि 20 कहता है जब तक किसी व्यक्ति पर कानूनी रूप से यह साबित ना हो जाए कि यह अपराध संविधान की धाराओं के अंतर्गत आता है, तब तक उस व्यक्ति को हम दोषी नहीं कह सकते। यानी कि जब तक उस पर दोष सिद्ध नहीं हो जाता कि इसी व्यक्ति ने अपराध किया है, तब तक उसे हम दोषी नहीं कह सकते। ये हमें अधिकार भारतीय संविधान से मिला है। एक बात और, एक व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से ज़्यादा बार सज़ा नहीं दी जाएगी। यानी कि एक व्यक्ति ने एक बार कर दिया मर्डर, ठीक है, तो उसे 2 बार, उसने 2 मर्डर कर दिए, 3 कर दिए, ऐसा ना होगा कि उसे 2 या 3 4 जितनी बार मर्डर करेगा उतनी बार सज़ा नहीं मिलेगी, एक ही बार सज़ा मिलेगी। मतलब एक अपराध के लिए एक ही बार सज़ा मिलेगी उसे। ठीक है। तो अनुच्छेद 20 दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार है। मतलब जब तक कि आप पर कानून के उपबंधों द्वारा दोष सिद्ध नहीं हो जाएगा, तब तक आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। ठीक है। अगला देखते हैं हम अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसमें देखते हैं कि इसमें एक चीज़ आती है, किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। इसका मतलब ये है कि यदि आप अपनी स्वेच्छा से, यदि आप अपने शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं या फिर सुसाइड करने की कोशिश करते हैं, यदि आप बच जाते हो तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को खुद से मरने का अधिकार नहीं है। ठीक है। और इसी में कुछ चीज़ें और हैं, जैसे कि इसी में एक और संशोधन हुआ था, तो 21 का जोड़ दिया गया। 21 का इसमें है राज्य 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। ठीक है। 21 का में घोषणा की गई है कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। ठीक है। आपको ये चीज़ याद रखनी है अच्छे से। अब अगला है अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 है निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण। यानी कि अनुच्छेद 22 ये कहता है कि यदि किसी व्यक्ति को, यदि आप हिरासत में लेते हो तो उस व्यक्ति को कारण बताना अनिवार्य है। जैसे कि यदि आपके पास पुलिस आती है पकड़ने के लिए, तो आपको यह अधिकार है कि उसे पूछने का अधिकार है कि मुझे किस आरोप में गिरफ्तार किया जा रहा है। ठीक है, ये आपको याद रखना है बस। इसमें गिरफ्तारी संरक्षण है 22। अगला है अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 है 23-24 2 अनुच्छेद हैं इसमें। यह है शोषण के विरुद्ध अधिकार। मतलब हम किसी व्यक्ति का शोषण नहीं कर सकते। तो पहले हम 23 देखते हैं। 23 में है मानव दुर्व्यवहार एवं बलात्श्रम का निषेध। यानी कि कोई व्यक्ति है, अनुच्छेद 23 ये कहता है कि भारत में किसी भी व्यक्ति को हम, मतलब उसका हम व्यापार नहीं कर सकते। जैसे कि वो जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, बच्चों को बेच दिया जाता है, महिलाओं को बेच दिया जाता है, पुरुषों को बेच दिया जाता है जमींदारों के लिए विदेशों में, तो उस पर ये रोक लगाता है कि जो इंसान या मनुष्य है वह एक बेचने की वस्तु नहीं है। ठीक है,
तो यही यही कहता है कि हम मानव के दुर्व्यवहार को और उसके बलात् श्रम का निषेध करता है, यानी कि हम किसी से ज़बरदस्ती मजदूरी या ज़बरदस्ती काम नहीं करवा सकते। इसी अनुच्छेद 23 के तहत बंधुआ मजदूरी जो 1976 का जो अधिनियम आया था, इसी के अंतर्गत आया था। जैसे कि किसी व्यक्ति पर हम उसको क्या करते हैं, उसको हमने अपने घर रख लिया और ज़बरदस्ती उससे काम करा रहे हैं, उसको बंधुआ बना लिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 24 के बारे में। अनुच्छेद 24 ये कहता है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का निषेध, यानी कि जिन बच्चों की आयु 14 वर्ष से कम है वो बच्चे फैक्ट्री, कोई कोयले की खदान या खान, या फिर कोई ऐसी जगह जहाँ पर बच्चों की स्वास्थ्य के लिए खतरा है या उनकी जान के लिए खतरा है, तो वहाँ पर हम इन बच्चों को नहीं लगा सकते। ठीक है, यह अनुच्छेद ये कहता है यदि 14 वर्ष के आयु के कोई बच्चा है तो वह इन जगह पर कार्य नहीं करेगा जहाँ उसके जीवन को खतरा है। तो आपको ये ध्यान रखना है। इसी को लेकर के एक बाल श्रम अधिनियम आया था 1986 में। ठीक है, तो इसी में यही सब बातें बताई गई थी कि बच्चे को कहाँ पर काम करना है और कहाँ पर काम नहीं करना है। तो 14 वर्ष के आयु का अगर कोई बच्चा है या उससे कम आयु का बच्चा है तो उस पर तो पूर्ण रूप से रोक लगा दी गई है। उससे ऊपर जो बच्चा है वो काम कर सकता है, लेकिन 14 वर्ष से आयु का कम बच्चा काम नहीं कर सकता। इस अनुच्छेद 14 का उद्देश्य यही था, क्योंकि यदि जो बच्चे होते हैं ना, वो बच्चे समाज की रीढ़ होते हैं। यदि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को यदि हमने ऐसे कामों पर लगा दिया गया तो समाज का या देश का विकास रुक जाएगा, क्योंकि वो बच्चा पता नहीं देश का भविष्य होता, हमने उसको काम पे लगा दिया, हमने उस बच्चे का भविष्य ख़राब कर दिया। ठीक है, इसीलिए अगर इससे एक और बड़ा फ़ायदा ये है कि जो समाज में आप देखते हो जो आपराधिक गतिविधियाँ होती हैं बच्चों के माध्यम से या फिर नवयुवकों के माध्यम से, यदि शिक्षित व्यक्ति होगा तो उसकी जो संभावना कम हो जाती है अपराध करने की। ठीक है, तो हमको ये याद रखना है कि यदि कोई छोटा बच्चा कहीं पर काम करता है तो आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि कानून के ज़रिए उस व्यक्ति से अवगत करें और उस बच्चे के लिए उस संकट के काम से दूर कराएं। ठीक है, तो अगली वीडियो हमारी इसी को लेकर के आएगी, आपको कंटिन्यू रहना है। ठीक है, अगला हम पढ़ेंगे जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, उसको हम अच्छे से पढ़ेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, तो आप बने रहिए, इस वीडियो को 102 बार सुनिए। थैंक यू।